हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन कर दिया था कि डिकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हमने फैराडेज लॉज की बात की थी। फैराडेज लॉज में ध्यान दो, हमने फर्स्ट लॉ, दो लॉज हैं फैराडेज लॉज। फर्स्ट लॉ की बात की थी और फर्स्ट लॉ में आपको ये बताया था कि amount of the product of electrolysis or the mass of the product of electrolysis is directly proportional to the charge supplied from battery। फिर हमने एक फॉर्मूला ये फाइंड आउट किया था, देखो W is equal to E is the equivalent mass upon 96,500 into I into T। अच्छा, अगर एफिशिएंसी भी ले लें तो ईटा, तो ईटा इज द एफिशिएंसी कहा भी था। ईटा, इसको ईटा रीड करते हैं। ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ करंट एफिशिएंसी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं। क्वेश्चन ने अगर लॉसेस मेंशन नहीं किए हैं तो ईटा की वैल्यू 1 लेंगे अगर नथिंग इज मेंशन्ड, और 100% करंट एफिशिएंसी। अगर 70% करंट एफिशिएंसी है तो ईटा की वैल्यू 0.7 लेंगे एंड लाइक दैट। तो दिस इज अ यूजफुल फॉर्मूला वेयर ई इज द equivalent weight of the substance। where E is the equivalent weight of the substance। अच्छा, E का फॉर्मूला भी याद रख लो। what is E? equivalent weight of the substance, molecular weight upon valency factor। This is the formula, molecular weight of the substance upon valency factor। अच्छा, ये वैसे तो एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं और टाइट्रेशंस की बात करते हैं। तो वो 11th क्लास का चैप्टर है, स्टूडेंट्स को जरूर इसका आइडिया होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार थोड़ा समरी करा देता हूँ आपको, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या फॉर्मूले हैं। जैसे एक टर्म होता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में जैसे टर्म होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट एंड बोथ आर रिलेटेड बाय वैलेंसी फैक्टर। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म होता है नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट वेट में एक टर्म्स होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड बोथ आर रिलेटेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी एक और टर्म होता है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड बोथ आर रिलेटेड बाय अ वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब पूरा मोल कॉन्सेप्ट और पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बीच में एक ब्रिज है एंड दैट ब्रिज इज नथिंग बट वैलेंसी फैक्टर। तो वी शुड लर्न और वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला जरूर याद रखें, जैसे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of substance is equal to number of moles into valency factor। तो इस तरीके से, और ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो सॉल्यूशन के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये तो बन गया नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक तरीके से सारी बात आके अटकती है इस वैलेंसी फैक्टर पर। तो वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज एक तरीके से पर मोल ऑफ सब्सटेंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन द रेडॉक्स हाफ इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस। ये जनरल डेफिनेशन है। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ कौन सा सब्सटेंस अंडरगोइंग रेडॉक्स हाफ, तो गेन्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इन रेडॉक्स हाफ।
और ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ ऐसे लिख दो। इन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इन द ऑक्सीडेशन हाफ और इन रिडक्शन हाफ। या फिर सिंपल, चूंकि जो भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें रिएक्शंस तो रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है। मैंने कहा भी था कि चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, व्हाटएवर रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड आर रिडॉक्स रिएक्शंस, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर जो होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। सीधी सादी भाषा में स्टूडेंट्स के लिए द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर स्पीशीज इज द वैलेंसी फैक्टर, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज is valency factor of that species। बहुत सारे बच्चे वैलेंसी फैक्टर सही से फाइंड आउट नहीं कर पाते तो यहाँ अटक भी जाते हैं क्वेश्चंस में। तो जरा वापस आओ, इस पूरी बात को हम यहाँ कह दें वैलेंसी फैक्टर चल रहा है, यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ इधर। तो जैसे एग्जाम्पल लेके बात करो, एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग टू Al3 प्लस 3, आपने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस ऑक्सीडेशन हाफ इज 3, या फिर और करके लिखा आपने, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और स्पीशीज इज द वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? 0। कहाँ पहुंच गया? +3। 0 से +3 गया तो व्हाट इज द चेंज पर एल्यूमिनियम? 3 का चेंज। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम? 3। इवन ये भी 3, कैसे, कहाँ पर है? +3। कहाँ से आया? 0। कितने का चेंज? 3 का चेंज। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ Al3+? दैट इज ऑल्सो 3। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। और एग्जाम्पल लो, जैसे कोई ये कह दे कि अमोनिया इज कन्वर्टेड टू NO3-। ये भी ना दे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए या गेन हुए। ऑब्वियसली लूज गेन कुछ तो हुए होंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो रेडॉक्स चेंज तो हुआ होगा ना। तो अकॉर्डिंगली ये -3 से कहाँ पहुँच गया? +5 में। बताओ कितने का चेंज पर अमोनिया या पर नाइट्रोजन? -3 से कहाँ पहुँच गया? +5। पर नाइट्रोजन कितने का चेंज? 8 का चेंज, और एक ही नाइट्रोजन है। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 8। इवन इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना? 8 इन दिस ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन हाफ कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन हाफ कहलाता है। मैं बाकी की बात इसी में अभी कंटिन्यू करूंगा, जरा ये नोट तो करो, ये बड़े यूजफुल फार्मूले हैं। मैं सारे फार्मूले फिर इकट्ठा एक साथ भी लिख दूंगा जो कि आप यूज में लाओगे क्वेश्चंस में। आप पहले नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन। हाँ, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये है Cr2O7 माइनस कन्वर्ट हो गया क्रोमियम 3+ में। ये रिडक्शन हुआ है, क्यों? +6 से ये पहुंच गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में। जरा देखना व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर। क्रोमियम कहाँ है? +6। कहाँ पहुंचा? +3। कितने का चेंज फाइंड आउट करना है। 3 का चेंज पर क्रोमियम। हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर? 2 क्रोमियम है पर क्रोमियम। 3 का चेंज तो 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज कितना? 6 का। सो वैलेंसी फैक्टर इज 6। ध्यान दो। अच्छा, इस पे आओ, कहाँ है क्रोमियम? +3। कहाँ से आया? +6 से।
कितने का चेंज, 3 का चेंज पर क्रोमियम, और एक ही क्रोमियम है, क्रोमियम आयन में तो वैलेंसी फैक्टर इज 3. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. और भी एग्जाम्पल चलो लेके समझा देते हैं आपको. जैसे मान लो MnO2 Mn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, +4 से +2 में आया है, तो बताओ मैंगनीज पर मैंगनीज कितने का चेंज, +4 से +2 में जाने पे 2 का चेंज, और एक ही मैंगनीज है इस पूरे कंपाउंड में. ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कुछ ना कह रहे तो इसका मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं है. यूजुअली चेंज नहीं होता ऑक्सीजन में, हाँ कुछ केसेस होते हैं जहाँ होता है बट यूजुअली नहीं होता. तो वैलेंसी फैक्टर इज 2. अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर भी चाहो तो फाइंड आउट कर लोगे. कैसे, कहाँ है मैंगनीज, +2 आया कहाँ से, +4 से, कितने का चेंज, 2 का चेंज पर मैंगनीज, और एक ही मैंगनीज है इस आयन के अंदर. सो द वैलेंसी फैक्टर इज 2. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. तो फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. तो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? अ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर स्पीशीज इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. और एक बार वैलेंसी फैक्टर मालूम पड़ गया तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो ब्रिज है, नाउ यू हैव द कनेक्शन. मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी पैरामीटर दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड. ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, इस बात का ध्यान रखें. तो ये थे वैलेंसी फैक्टर. एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिखता हूं जिससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ. फिर आएंगे फैराडेज सेकंड लॉ पे, एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नोट इट डाउन. चलिए मैं फॉर्मूला एक बार बता दूं. मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू E अपॉन 96,500, जो कि एक फैराडे की वैल्यू है, इंटू I इंटू T इंटू ईटा. और ईटा क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो ईटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं. एक होता है नंबर ऑफ फैराडे. फैराडे क्या, 1 फैराडे क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, दैट इज 96,500 कूलम. तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस. एक फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखें. तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर. बहुत ही काम का फॉर्मूला. अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है, एक और चीज लिखो. नंबर ऑफ फैराडे इज नथिंग बट I इंटू टी अपॉन 96,500. अरे व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 फैराडे, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम. और I इंटू टी क्या होता है, चार्ज. तो गिवन चार्ज इन कूलम डिवाइडेड बाय 96,500 इज द नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96,500. तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, और साथ में ये तो पता ही है, लिखा ही था हमने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो लिख ही दिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर. अच्छा, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब सुनो, किसी ने अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है ना तो बस ये पढ़ लो, मत पढ़ो, काम चल जाएगा आपका. बस 11वीं क्लास का चैप्टर है तो पढ़ा हुआ तो होना ही चाहिए, और फिर भी नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा दिया सब.
यही चाहिए था बस हमें। सो दीज आर द फॉर्मूले विच आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ। अच्छा, फैराडेज फर्स्ट लॉ का ही स्वरूप है फैराडेज सेकंड लॉ। मैं एक काम करता हूँ, फैराडेज सेकंड लॉ भी ले लेता हूँ, उसके बाद विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन फैराडेज लॉज। तो इसी के बाद हेडिंग लिखो फैराडेज सेकंड लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है फैराडेज सेकंड लॉ? वो इसी फर्स्ट लॉ से ही आता है। क्या था फर्स्ट लॉ? W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी, मतलब चार्ज। एफिशिएंसी तो लेते नहीं हम, कई बार जब ही लेना है जब वो 1 ना हो, 100% ना हो। चार्ज है ये। अगर मान लो 2 कूलोमीटर, कूलोमीटर मतलब द डिवाइस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द कंडक्शन और मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हेन 2 कूलोमीटर्स, कूलोमीटर्स मतलब एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कंडक्शन मेजरमेंट करते हैं, या फिर वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हेन 2 कूलोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली Q जो है वो सेम होगा, सेम फॉर बोथ कूलोमीटर्स। तो फिर Q सेम है, अब ये तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मतलब मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू E। तो यही है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यही है सेकेंड फैराडेज सेकेंड लॉ। कुछ ना है, ये फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है। फैराडेज फर्स्ट लॉ का ही फॉर्म है फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या कि अगर 2 किलोमीटर या 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सीरीज में है तो ऑब्वियसली सेम चार्ज विल फ्लो, तो Q की वैल्यू सेम हो गई, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। मतलब रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस when 2 kilometers are connected in series is equal to the ratio of their equivalent weights। यही है। तो किसी स्टूडेंट को अगर सेकंड लॉ ना भी पता हो ना, तो भी आप फर्स्ट लॉ की मदद से क्वेश्चन कर सकते हो। इतना तो पता ही होता है बच्चों को कि अगर किलोमीटर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज फ्लोइंग इन बोथ विल बी इक्वल। तो ये है फैराडेज सेकंड लॉ। तो ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है। Now we will take some questions based on Faraday's laws। ये फॉर्मूले हैं मेन, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इनको एक बार नोट करो। विल टेक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कीजिए। मान लो ऐसे पूछ लें, कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। In each of the following, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या, चलो मैं बोलता हूं 4 ग्राम ऑफ मीथेन कन्वर्टेड टू CO2। दूसरा, W ग्राम ऑफ नाइट्रो
बेंजीन कन्वर्टेड टू एनिलीन। मान लो 22.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कन्वर्टेड टू Al3+। एक और ले लो चलो, 20 ग्राम ऑफ SO3 कन्वर्टेड टू SO3(2)। अब नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन द फॉलोइंग केसेस। एक बार आप सॉल्व करो, मैंने फॉर्मूले सारे बताए हुए हैं, एक बार आप अटेम्प्ट करो, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये सब नोट करें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। किया सॉल्व, अब अपने आंसर मैच करवाओ। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जरा देखना ये पहले वाले को, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। करो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। मीथेन का 4 ग्राम है तो 4/16 इंटू व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर। देख लो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से -4 से कहाँ पहुंच गया, +4। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, 8। जब तक वैलेंसी फैक्टर ना कर पाओगे क्वेश्चन, तो वैलेंसी फैक्टर इज 8। 8 दूनी 16, 2 फैराडे। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। जरा सेकंड पे आना, सेकंड तो बढ़िया सवाल है, जरा कन्वर्जन देखो तो सही। ये नाइट्रोबेंजीन है तो N डबल बॉन्ड O और ये O- इस तरीके से शो करते हैं। और ये चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ फॉर्मल चार्जेस हैं, नाइट्रोजन प्लस और ये माइनस, एंड कन्वर्टेड टू व्हाट, एनिलीन, NHH। ये स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, ये स्ट्रक्चर है। अब वैलेंसी फैक्टर जब आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जरा देखें तो जरा देखना, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। लिखना बंद करो, ध्यान से देखो, इसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जरा चेक करो। आपको पता है कि कई बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, तो हम बॉन्ड्स की मदद से जरा बॉन्ड तोड़ो। आप जानते हो डबल बॉन्ड तोड़ते हो तो यहाँ -2 चार्ज और यहाँ +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -1 चार्ज और यहाँ +1। जरा N और C का बॉन्ड तोड़ो, यहाँ तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो O पर नेगेटिव चार्ज और N पर पॉजिटिव था। अब N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पर -1 चार्ज और कार्बन पर +1 चार्ज। तो नाइट्रोजन का चार्ज देखना कितना हुआ, वही तो है वैलेंसी फैक्टर। कितना, 1 प्लस पहले से ही था, 1 प्लस और आया और 2 प्लस और आए, और -1 इस NC बॉन्ड तोड़ने की वजह से आया, तो 2 और 2 4, +3 था, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था यहाँ। और कहाँ पहुँच गया, अगर ध्यान से देखोगे तो -3 पे पहुँच गया। सो द वैलेंसी फैक्टर इज 6। ये समझ में ना आता है स्टूडेंट्स को, तो एक नहीं 2 बार देखने की जरूरत है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं ताकि बात समझ में आ जाए। ये फॉर्मल चार्जेस थे। ओवरऑल इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे +2, +1 ऑलरेडी है इस पर फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो -1 और ये +1, और ये तो कार्बन है, तोड़ोगे तो यहाँ कार्बन
पर प्लस और नाइट्रोजन पर -1 चार्ज, तो प्लस माइनस प्लस +2 +3, तो इसका मतलब व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +3। +3 से कहाँ पहुँच गया? -3। व्हाट इज द चेंज पर नाइट्रोजन? 6 का, बाकी कोई चेंज कहीं कुछ नहीं हो रहा, सो द वैलेंसी फैक्टर इज 6। वैलेंसी फैक्टर हैज गॉट टू बी 6 ओवर हियर, तो ये वैलेंसी फैक्टर 6 है। अब क्वेश्चन आसान है, कितना? नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू मास W अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन मतलब 78, C6H5NO2 है, तो देख लो C6H5NO2, ये हो गया 72 और 5 77 प्लस 14 प्लस 48 क्यों? 32 आप खुद भी चेक कर लेना। तो 4 और 2 6 और बाद 13 और 7 और 4 11 और 1 12 123। तो W अपॉन 123 इज द नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 6 इज द आंसर। यही है आंसर बस। तो गाइस ये था आंसर। W की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दी होगी तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। जरा तीसरे पार्ट पर आ जाओ, बहुत आसान भैया। वैलेंसी फैक्टर 3 है तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू व्हाट? 2.7 ग्राम अपॉन मोलर मास 27 इंटू वैलेंसी फैक्टर व्हाट? वैलेंसी फैक्टर इज 3, तो कितना हो गया? 0.3 फैराडे। यही आंसर है। यहाँ इतने फैराडे, F मतलब फैराडे। जरा लास्ट वाले पे भी आ जाओ, +6 से पहुंच गया +4 में, सो द वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फैराडे कितने हैं? 20 अपॉन मोलर मास SO3, 32 प्लस 48 80 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर व्हाट? +6 से +4 में गया 2 का वैलेंसी फैक्टर, 40/80 कितना हो गया? 0.5 फैराडे। दैट्स इट, यही आंसर है। 0.5 फैराडे लास्ट पार्ट, 0.3 फैराडे थर्ड पार्ट। सेकंड में W के टर्म्स में आंसर आ गया W अपॉन 123 इंटू 6 फैराडे, और फर्स्ट का आंसर हो गया 2 फैराडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है। यही ना आएगा तो आगे क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व नहीं होंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करें, समझें बात को। नोटेड। चलिए एक क्वेश्चन और भी लेते हैं इसके ऊपर। लिखो, ऐसे पूछ लें, व्हाट मास ऑफ कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड इनटू कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट है। ये सॉल्यूशन में काफी लार्ज अमाउंट में है। फॉर मान लो कुछ 1 आवर विथ करंट एफिशिएंसी ऑफ 50%। बहुत सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ द कॉपर मेटल। अच्छा, कॉपर का एटॉमिक मास 64 ले सकते हो आप। वैसे तो कॉपर कितना होता है? नियरली 63.5, बट चलो 64 क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है वो लेना होता है। तो व्हाट मास ऑफ द कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड इनटू द कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट फॉर 1 आवर with the current efficiency of 50%। सीधा फॉर्मूला लगाओ, व्हाट मास ऑफ द कॉपर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? कॉपर 2 प्लस का कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए, तो कॉपर सॉलिड बनाना है। वैसे तो क्वेश्चन में कई बार ये भी नहीं देंगे कॉपर मेटल, तो वो तो कहेंगे कि बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड एंड एनोड, बट वो अभी सीखा नहीं हमने, वो हम सीखेंगे इन प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस।
किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, अभी नहीं सीखा। अभी तो हम क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन है, तो बताओ कितना मास ऑब्टेन होगा यूजिंग फैराडेज लॉज। तो W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा। मास फाइंड आउट करना है। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर 64 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 है अपॉन 96,500 इंटू आई की वैल्यू 2 इंटू टाइम दिया हुआ है 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड इंटू एफिशिएंसी इज 50% सो 0.5। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये 32 अपॉन 96,500 2 इंटू 0.51 हो गया इंटू 3600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो 32 इंटू 36 अपॉन 965 ग्राम शुड बी योर आंसर। कैलकुलेशन बाकी की आप कर ले, नोट करें इसको। चलिए अब बात करेंगे हम प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज लॉज हमने पढ़ लिए और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए कि हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग अपॉन के हाउ मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यू हैव सप्लाइड फ्रॉम बैटरी। अब यहीं पे एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कौन कितना, कितना कौन, कितना मिलेगा, कितना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्टेन होगा, वो तो पढ़ लिया हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। बट हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, कौन, हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, ये अभी नहीं पढ़ा हमने। अभी तक तो हमने जितने भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपसे कहा कि भाई कॉपर का मास कैलकुलेट करो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट, तो बस समझ में आ गया आपको सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, उससे कॉपर ऑब्टेन करना है, तो कॉपर 2+ का रिडक्शन कराया, फॉर्मूला अप्लाई करा, W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। जब आप एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना तो उसमें तो वाटर भी है ना, एंड वाटर कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, वाटर कैन अंडरगो रिडक्शन ऑल्सो, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे और हो सकता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हों, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हों तो हो सकता है उनमें कैटायन एक से ज़्यादा हों, एनायन एक से ज़्यादा हों। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, जब तक यही ना पता चलेगा तो फैराडेज लॉज किस पे अप्लाई करोगे। तो फैराडेज लॉ से क्वेश्चन में 2 मेन पॉइंट होते हैं, कौन कितना। कौन पढ़ेंगे अब, दैट मीन्स हु विल अंडरगो द इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी, और कितना, कितना तो हमने सीख लिया बाय द लॉज ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिलेगा ये सीख चुके हैं हम फैराडेज लॉज से। कौन इलेक्ट्रोलिसिस, किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हु विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। हेडिंग लिखो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूं मान लो इस चैप्टर का भी और इलेक्ट्रोलिसिस को तो है ही ये जो पढ़ रहे हैं हम। तो लिखो प्रेफरेंशियल डिपोजिशन और प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। प्रेफरेंशियल डिपोजिशन और प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस मतलब who will be preferred to have oxidation at anode or reduction at cathode among the various species present in the solution। यही पढ़ रहे हैं हम प्रेफरेंशियल डिपोजिशन और प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखेंगे particularly during electrolysis of aqueous solution of salt, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं salts, तो particularly during electrolysis of aqueous solution of salts there may be more than one species that may compete there may be more than one species that may compete to undergo oxidation at anode
तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of the salts there may be more than one species that may compete COMPET हाँ compete to undergo oxidation at anode or reduction at cathode। मान लो कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब उसमें 3 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, Na+ भी है, वाटर भी है और Cl- भी है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, यही तो डिसाइड करना है। कितना कितना बनेगा पहले वो तो पता चले कि कौन हु विल अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड और हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये तो पहले सीख लें। तो यही तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स देयर मे बी मोर देन वन स्पीशीज दैट कुड कंपीट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। तो फिर क्या गाइडलाइन है? फॉर स्पीशीज undergoing reduction at cathode, higher is the discharge potential। discharge potential जो है वो generally may be taken as, जरूरी नहीं है discharge potential रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो, बट कई बार कब कुछ डेटा नहीं दिया हुआ होता तो वी कैन टेक। तो हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल मे बी टेकन एज SRP और RP। अच्छा, व्हाट इज RP? रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज SRP? पता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर SRP यूज करेंगे या RP यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन में कोई डेटा ना दिया हुआ हो तो फिर तो SRP की रेफरेंस बनेगा, क्योंकि SRP के बेसिस पे पता है कि किसका SRP ज़्यादा है, किसका SRP कम है, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता है हाइड्रोजन से ऊपर कौन सी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से नीचे कौन सी मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स आर ऑक्यूपाइंग द टॉप स्लॉट, उसके नीचे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम एंड ऑल दैट। फिर आ जाती हैं जिंक, आयरन, टिन एंड ऑल दैट। फिर हाइड्रोजन के नीचे आ जाता है कॉपर, फिर सिल्वर, इस टाइप से गोल्ड, प्लेटिनम एंड सो ऑन। तो वहाँ से आइडिया रहता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन सी मेटल कहाँ रखी हुई है या कौन सा हाफ सेल कहाँ रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? फॉर स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन एट कैथोड, हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल मे बी टेकन एज SRP। कुछ ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन की वैल्यूज ना दी हुई हों, अब बस हमें यही बताना हो कि हु विल अंडरगो रिडक्शन, हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो हम SRP को रेफरेंस बना सकते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यदि कंसंट्रेशन दी हुई हो और डेटा भी दिया हुआ हो तो कई बार हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ सकता है यूजिंग द नस्ट इक्वेशन। स्टैंडर्ड का मतलब कंसंट्रेशन 1m है, RP का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉट 1m। तो द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन एट कैथोड, हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल मे बी टेकन एज SRP और RP। तो और हायर इज in general, higher is SRP or RP, greater will be its preference to undergo reduction at cathode, to undergo reduction at cathode। So for species undergoing reduction at cathode, higher is the discharge potential may be taken as SRP or RP, और higher is the SRP or RP ऐसे भी बोल सकते हो, greater will be its preference to undergo reduction at cathode। तो रिडक्शन की बात करें कैथोड की तो देखो ये रेफरेंस फॉलो करना होगा, K+, कैल्शियम 2+, Na+, Mg2+, Al3+, then comes water, liquid, Zn2+, Fe2+, H+, copper 2+, silver plus, gold 3+। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ease of reduction at cathode। जरा क्या मतलब है बात करेंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन है,
मान लो एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन भी है और कॉपर 2+ भी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो है ही, सोडियम आयन भी है और कॉपर 2+ भी है। आपने दो बैटरी सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 प्लेटें इंसर्ट की, बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बैटरी के थ्रू, की क्लोज की मतलब सर्किट ऑन कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। किसका इलेक्ट्रोलिसिस का अधिकार पहले? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इन जनरल, हालांकि रिडक्शन पोटेंशियल इज नॉट ऑलवेज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, एक्चुअली तो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। आप जनरल यूं मान कर सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इन जनरल, हालांकि हमेशा सही नहीं होता ये, बट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन का अधिकार पहले, जिसका रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन का अधिकार पहले। तो यही तो कहा है, हायर इज द एसआरपी और आरपी, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ इट्स प्रेफरेंस टू अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। तो कहने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अगर Na+ भी है और कॉपर 2+ भी है, तो कॉपर 2+ भी रिड्यूस हो सकता है, कॉपर मेटल बना ले, सोडियम प्लस का भी रिडक्शन हो सकता है, सोडियम मेटल बना ले, और वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है, H2 गैस बना ले। कैसे बताऊंगा अभी? होगा कौन, किसका रिडक्शन होगा, यही तो बताएगा ये जो ऑर्डर लिखवाया है। वो जो राइट साइड में है उसका अधिकार पहले है टू अंडरगो रिडक्शन, तो कॉपर 2+ विल अंडरगो द रिडक्शन टू फॉर्म कॉपर मेटल। अच्छा, क्वेश्चन यूं कह दे, एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर 2+ भी है और सिल्वर प्लस भी है, तो बताओ पहले रिडक्शन का अधिकार किसका है? Ag+ का। तो Ag विल रिड्यूस फर्स्ट। हाँ, Ag+ आयन खत्म हो गए, निमट गए, और आपने अभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यूड रखी सॉल्यूशन के अंदर, तो Ag+ निमटने के बाद बारी किसकी आएगी? कॉपर 2+ की। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, पता चला कॉपर 2+ भी निमट लिया, सिल्वर आयन भी सिल्वर मेटल के रूप में डिपॉजिट हो गया, कॉपर 2+ भी कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो गया। अब कौन है सॉल्यूशन में? पानी तो है ही ना। वाटर विल अंडरगो रिडक्शन टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो जितना नीचे होगा उसका रिडक्शन का अधिकार उतना ही आसान होगा, पहले होगा। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ रिडक्शन एट कैथोड। तो जो राइट साइड में है उसका रिडक्शन पहले होगा। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो सॉल्यूशन में केवल एल्यूमिनियम 3+ है और वाटर है, आपने 2 प्लेटें इंसर्ट की इस सॉल्यूशन में, बैटरी क्लोज करके सर्किट क्लोज किया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो बताओ किसका रिडक्शन होगा? Al3+ का या वाटर का? वाटर का। तो इसका मतलब वाटर से जो लेफ्ट साइड की मेटल हैं, जैसे Al3+, मैग्नीशियम 2+, ऑल एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम, एक्वस मीडियम में कभी इनका रिडक्शन करा करके आप मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों? उनसे पहले कौन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा? वाटर। इतनी देर हो गई मुझे बोलते हुए, एक ही बात को मैं 3-4 बार बोल चुका हूं। फाइनल स्टेटमेंट, इन जनरल, हालांकि हमेशा सही नहीं होता, ये एक्सेप्शन में बताऊंगा कहां पर आएंगे। इन जनरल आरपी एसआरपी ज्यादा तो उसका रिडक्शन का अधिकार पहले। तो इसका मतलब इस सीरीज में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही पार्ट लिया हुआ है हमने, जो राइट साइड में है उसका रिडक्शन का अधिकार पहले है, लेफ्ट साइड वालों का रिडक्शन का अधिकार बाद में है। एक्वस सॉल्यूशन में Al3+ और ये जितने भी आयन हैं, इसका मतलब ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैटायंस एंड एल्यूमिनियम 3+, इनका रिडक्शन कभी नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि इनसे पहले कौन रिड्यूस हो जाएगा? वाटर। मेटलर्जी में दिस पॉइंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम can't be obtained by electrolysis of their salt solutions, aqueous solutions। एल्कली मेटल का कोई सॉल्ट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई सॉल्ट है, एल्यूमिनियम आयन का कोई सॉल्ट है, जैसे AlCl3 एक्वस। आप इनका इलेक्ट्रोलिसिस करो, आपको कभी मेटल ना मिलेगी कैथोड पे, बल्कि क्या मिलेगा? वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, वाटर विल बी रिड्यूस्ड एंड यू विल गेट हाइड्रोजन। तो वाटर का रिडक्शन कैसे होता है, चलो देख तो लें। पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन।
तो जैसे वाटर का रिडक्शन कराओ तो वाटर कैन अंडरगो रिडक्शन। अच्छा, वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है, बात करेंगे जब एनोड पर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो वाटर का रिडक्शन कराओगे तो H2 गैस इवॉल्व्स आउट प्लस 2 OH माइनस, और ये OH माइनस की वजह से सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक। जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो फिर OH माइनस प्रोड्यूस होंगे, उसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है। तो ये था रिडक्शन एट कैथोड। चलो बात करते हैं, अच्छा इसका पोटेंशियल भी याद रखें, E नॉट ऑफ रिडक्शन या SRP, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज -0.83 वोल्ट। आप इसे याद कर सकते हो, इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड डेटा। अब बात करते हैं, चलिए ये तो था रिडक्शन एट कैथोड। अब ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन किसका आसान होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। हालांकि जरूरी नहीं है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इज अ राइट टर्म, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। इन जनरल वी कैन से, इन जनरल हायर इज द SOP or OP, or lower is the SRP और RP। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अंडर गिवन कंसेंट्रेशंस एंड ऑल दैट। अच्छा, आप किसी के लिए आप कहो हायर SOP, उसी को कहने का दूसरा तरीका क्या होता है? लोअर SRP। रिएक्शन को उल्टा कर दो तो वो साइन भी तो उल्टा हो जाएगा। तो इन जनरल हायर इज द SOP और OP और लोअर इज द SRP और RP, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एट कैथोड, greater will be the ease of oxidation at anode। और इसका ऑर्डर क्या है ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, एंड दिस इज वाटर लिक्विड, एंड देन कम्स OH माइनस, Cl माइनस, ब्रोमाइड, आयोडाइड। गाइस दिस इज द ऑर्डर। तो क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ease of oxidation, increasing order of ease of oxidation at anode based on the discharge potential। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर सल्फेट आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है और इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आप तो बता दोगे आप क्या, तो हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन? क्लोराइड आयन, और क्या मिलेगा? Cl2 गैस। एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें मान लो केवल क्लोराइड आयन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो Cl माइनस विल अंडरगो द रिडक्शन, वाटर विल नॉट अंडरगो द रिडक्शन। हालांकि इसमें एक ग्लिच भी है, एक टेक्निकल पॉइंट भी है। क्या पॉइंट है? करेंगे बात अभी। सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, स्पेशल कंडीशन में ही ऑक्सीडाइज हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर इज सिटिंग इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये तो और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। अगर सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज होगा, -2 से -1 में जाएगा, परऑक्सी लिंकेज बनेंगी। करेंगे बात, रुको रुको, पहले इतनी बात तो लिख लो। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसके बाद जो राइट साइड में बैठा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले है। तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड आयन बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू द वेपर्स ऑफ Cl2, Br2 एंड I2। अच्छा, I2 की वेपर्स नहीं बनती, I2 तो सॉलिड ही बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में है, सो इट डिपॉजिट्स इनटू द सॉल्यूशन। वेपर्स ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर इवॉल्व्ड। तो इस तरीके से आप कहते हो। अच्छा, वाटर का ऑक्सीडेशन भी सब पॉसिबल है, हो सकता है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगी। कैसे बताते हैं, पहले ये वहाँ तक की बात नोट करो, ये नीचे वाला लिख लिया होगा आपने, नोट इट डाउन। तो जैसे एग्जाम्पल वाटर है 2H2O
लिक्विड, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर। अगर वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन देन सॉल्यूशन अराउंड एनोड बिकम्स एसिडिक एंड इवोल्यूशन ऑफ O2 गैस। तो O2 गैस इवॉल्व और इसका जो पोटेंशियल होता है E0 SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.23 वोल्ट। आप चाहो तो ये याद भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये पोटेंशियल। जैसे ये वाला पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर। वाटर का तो आपको पोटेंशियल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का दोनों स्टैंडर्ड पोटेंशियल याद रखने चाहिए। अच्छा ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, SRP नहीं है। SRP की वैल्यू होगी तो क्या होगी, 1.23 वोल्ट। तो इस तरीके से आप कहते हो। अच्छा प्रोडक्ट अलग हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, वाटर का रिडक्शन होगा तो अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बोथ आर रिवर्स रिएक्शन। कभी सोचो कि सर SRP का उल्टा तो SOP होता है, तो वो तो फिर उल्टा ना हुआ, वैल्यू तो चेंज हो गई, प्रोडक्ट अलग अलग हैं। ये समझने की बात है, तो थोड़ा सा ये नोट करेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड। अच्छा मान लो कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्लोराइड आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, आयोडाइड आयन भी है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, पहले क्या होगा, I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, और यदि I- निमट गया और इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई करी आपने, तो हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन देन, ब्रोमाइड आयन Br2 वेपर्स। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, ब्रोमाइड आयन भी निमट गया, तो किसकी बारी, Cl2 गैस की। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो पानी तो है ही, वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव O2 गैस एंड सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक इन नेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए इसमें कुछ जुड़े हुए एक दो पॉइंट्स हैं दैट वी विल टॉक अबाउट, ये नोट करो, नोट इट डाउन। लिखो ऐसे नोट करके एक दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे। पहला पॉइंट तो देखो यही आएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च होएगी, उस बैटरी की एनर्जी से ही तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो था, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्सफुली मूव करवाना बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो याद रखो, बैटरी से जितनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना चार्ज कैथोड पर पास होगा उतना ही चार्ज एनोड पे पास होगा, प्रोवाइडेड कैथोड एंड एनोड एफिशिएंसीज आर सेम। करंट एफिशिएंसीज एट कैथोड एंड एनोड आर सेम। तो नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग एट कैथोड एंड एनोड वुड बी इक्वल इफ द करंट एफिशिएंसीज एट कैथोड एंड एनोड इज सेम। तो लिखो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ फैराडे of electricity passing at cathode is equal to number of Faraday of electricity। number of Faraday of electricity का मतलब चार्ज, तो चार्ज गोइंग at cathode and charge going to anode both will be equal। तो number of Faraday of electricity at anode will be same if current efficiency of cathode and anode are same। तो ध्यान दो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितने कूलम्ब, जितना चार्ज कैथोड पे जाएगा उतना ही चार्ज एनोड पे जाएगा, प्रोवाइडेड करंट एफिशिएंसीज ऑफ द कैथोड एंड एनोड पार्ट आर सेम। हालांकि क्वेश्चन में क्वेश्चन आप कहा जाए तो हम करंट एफिशिएंसी को क्या मान के चलते हैं, 100% एफिशिएंट, दैट मीन्स ईटा की वैल्यू 1। अच्छा, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वही होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स
तो इसका मतलब तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो कह भी सकते हो दिस मीन्स दैट number of gram equivalents of products produced at cathode is equal to number of gram equivalents of products produced at anode। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं प्रोडक्ट्स के? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये सब तो आप समझ चुके हो, क्वेश्चन भी हमने कर लिए इसके ऊपर, आज ही किए हैं। दूसरा पॉइंट थोड़ा टेढ़ा सा पॉइंट है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में कम आता है, बट याद कर लो आप तो चल जाता है काम। हालांकि मैं तो रीजन भी बताऊंगा। क्या? सी दिस। सर क्या दिखा रहे हैं, मैं देख लूं जरा, ऐसा कुछ जरा देखियो। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर देखें, O2 गैस लिबरेट हो गई 4H प्लस 4E, और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो E0 SOP इज -1.3 वोल्ट। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? अरे रुको तो सही, सुनो, देखो इधर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट +2 इलेक्ट्रॉन, तो E0 ऑफ SOP ऑफ दिस क्लोराइड आयन इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट। देखियो, देख लिया सर, बताओ। अरे घूर के देखो अच्छे से, ऐसे करके यूं देखो अच्छे से, एक बात समझ में आएगी। अभी आपने ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन लिखा है, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है एट अ नोड, और आपने Cl2 निकाला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl- से। क्लोराइड आयन अगर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो आपने वाटर का ऑक्सीडेशन ना करवाया, आपने Cl- का ऑक्सीडेशन कराया, Cl2 निकाल ली है आपने O2 गैस नहीं बनाई। देख लो कॉपी में लिखा है, अभी आपने नोट्स बनाए होंगे, चेक करो। वो चेक कर देखो। आपको ये बात तो पता ही है कि इन जनरल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा या एसओपी ज़्यादा, उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का O2 में कन्वर्जन का या क्लोराइड आयन का Cl2 में कन्वर्जन का? -1.23 इज लार्जर देन -1.36। ये तो समझते हो ना, -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, -1.23 इज ग्रेटर देन -1.36। इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए था, O2 बननी चाहिए थी, बट नहीं, हमने बताया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो O2 मिलती नहीं। O2 तो नेग्लिजिबल अमाउंट में मिली तो मिली, अदरवाइज द मेजर प्रोडक्ट इज Cl2 गैस। ऐसा क्यों? ऐसा है थर्मोडायनेमिकली, ये थर्मोडायनेमिक डेटा है, आप तो जानते ही हो। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0, यही तो होता है डेटा। और डेल्टा G0 क्या है? प्योरली थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक डेटा कहलाते हैं, तो पोटेंशियल डेटा आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स ये सजेस्ट करता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन से के कंपैरिजन में हु शुड अंडरगो द ऑक्सीडेशन? वाटर। क्या मिलना चाहिए था? O2। थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है O2 निकाल दो, बात खत्म। नहीं, काइनेटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। काइनेटिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इनटू O2 इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द हायर पोटेंशियल, and that additional amount of the potential for liberation of O2 gas from water's oxidation is called over voltage or over potential. तो over potential of water is considerably high into O2 gas, जबकि over potential of chloride ion is negligible. सर समझ में ना आया,
आएगा रुको रुको, लिखते हैं कुछ थोड़ा सा फिर देखते हैं। फ्रॉम दिस डेटा, अच्छा एंड में भी अगर बिल्कुल समझ में भी ना आवे ना तो कोई टेंशन की बात ना है, आप तो याद कर लियो। एक्सेप्शन का केस है अजीब सा कि अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Cl2 गैस। तो फ्रॉम दिस डेटा, फ्रॉम दिस थर्मोडायनामिक डेटा, from this thermodynamic data, electrolysis of aqueous NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, NaCl सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE। तो फ्रॉम दिस डेटा, थर्मोडायनेमिक डेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl should give O2 gas at anode in preference to Cl2 gas. However, the fact is that Cl2 is the major product Cl2 is the major product at anode and O2 is only very minor and O2 is very minor। मतलब कहने का मतलब है आपको तो Cl2 बनाना है। क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक डेटा ये सजेस्ट करता है कि SRP वैल्यू, SOP वैल्यू वाटर की ज़्यादा है तो O2 बनना चाहिए था एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से, क्योंकि क्लोराइड आयन थे, बट मिलता क्या है। हाउएवर द फैक्ट इज दैट Cl2 इज द मेजर प्रोडक्ट नॉट O2। O2 तो बहुत माइनर अमाउंट में मिलता है, नेग्लिजिबल, कई बार इग्नोर कर देते हैं और हम केवल क्या प्रोडक्ट बनाते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, Cl2। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वाटर का ऑक्सीडेशन फेवरेबल है, बस काइनेटिकली ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज स्लो एंड बिकॉज ऑफ दैट if at all you want oxygen gas to liberate, additional potential you need to apply and that is called over voltage। हालांकि over voltage is not asked in IIT JEE, आज तक कभी पूछा नहीं गया, बट over voltage के दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाला और एक और, कौन सा करेंगे अभी बात, पहले यहाँ तक की बात नोट करो। तो यही इसके बाद यहाँ लिखो, थर्मोडायनेमिकली वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, बट काइनेटिकली वाटर का ऑक्सीडेशन स्लो प्रोसेस है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर into O2 gas is kinetically slow process। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। टू लिबरेट O2 from H2O liquid at anode, an additional voltage need be applied called over voltage or over potential। सुनो क्या कह रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑक्सीडेशन ऑफ H2O liquid into O2 is kinetically slow process
To liberate O2 from H2O at a node, an additional voltage is needed or applied, need be applied, called over voltage. जबकि over voltage of क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन अगर Cl2 में करा रहे हैं तो क्या है, नेग्लिजिबल. Whereas over voltage of Cl2 gas from Cl minus aqueous is negligible. नेग्लिजिबल. अच्छा, इसको ऐसे समझ लो, जैसे बार बैटरी से पोटेंशियल, मान लो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराना है तो ये पोटेंशियल प्लस हो जाना चाहिए. तो पता चला कि बैटरी से जितना पोटेंशियल लगाया, मान लो 1.23 वोल्ट जैसे ही लगाओगे, बैटरी का पोटेंशियल यदि 1.23 वोल्ट से जैसे ही एक्सीड करेगा, ज़्यादा होगा, तो कहने को तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए O2 में, बट होता नहीं, एक ओवर वोल्टेज चाहिए, एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए. तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाने की कोशिश करी आपने, बैटरी से लगाया 1.23, 1.24, 1.25, 1.33, 1.34, 1.36, जैसे ही 1.37 वोल्ट लगाया आपने, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन तुरंत हुआ और Cl2 गैस निकल गई. और ये अभी भी वेट कर रहा है कि नवी और लगाओ, 1.5 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है, तो तब जाकर के O2 का लिबरेशन होता है. तो उससे पहले ही किसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोराइड आयन का, टू लिबरेट Cl2 गैस. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, आप तो याद कर लो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ. एक्सेप्शन के रूप में याद कर लो कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर O2 गैस नहीं आती. द मेजर प्रोडक्ट इज Cl2 गैस एंड दिस इज ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. जबकि ओवर वोल्टेज ऑफ Cl2 गैस इज नेग्लिजिबल फ्रॉम Cl माइनस. Cl माइनस का ऑक्सीडेशन अगर Cl2 में होता है तो उसमें कोई ओवर वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, जितना वोल्टेज चाहिए बस हो गया, उस पर लिबरेशन हो जाएगा. बट वाटर का ऑक्सीडेशन अगर O2 में करवाना है तो 1.23 वोल्ट लगाने से काम ना पड़ेगा, बैटरी से 1.23 वोल्ट लगाने से काम नहीं बन पाएगा. एक अच्छा खासा इसके ऊपर एक एडिशनल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज. तो ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर इनटू O2 इज कंसिडरेबली हाई. दैट्स व्हाई एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के कारण भले ही O2 गैस लिबरेट होनी चाहिए थी, हो नहीं पाती, Cl2 गैस लिबरेट होती है. क्वेश्चन में आपको एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनाना है, Cl2 गैस लिबरेट करानी है, O2 नहीं लिबरेट करानी है. ओवर वोल्टेज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल, यहीं पे नोट करके लिख लो, अनदर एग्जांपल ऑफ ओवर वोल्टेज. Another example of the over voltage in Kastner-Kellner cell. For production of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं हम कास्टनर-केल्नर सेल से. अगर NCERT में कभी एस ब्लॉक पढ़ी हो ना तो ये शब्द याद आ जाएगा, कास्टनर-केल्नर सेल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ NaOH. अब पढ़ो तब ना, पढ़ते ही ना हो. 11वीं क्लास में है ये. एस ब्लॉक के अंदर कास्टनर-केल्नर सेल NaOH का प्रोडक्शन करते हैं. क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. तो ब्राइन सॉल्यूशन मैंने अभी कहा ही था, ब्राइन सॉल्यूशन मींस एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस. इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया. कैथोड यूज करते हैं मरकरी का, लिक्विड मरकरी का कैथोड यूज करते हैं, और एनोड यूज करते हैं कोई भी अनदर मटेरियल. एनोड कुछ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम या सम अदर थिंग कैन बी टेकन, ग्रेफाइट कैन बी टेकन. तो कैथोड पर वैसे तो Na+ का रिडक्शन नहीं होता,
बट यहाँ Na+ का ही रिडक्शन होता है। Na+ का रिडक्शन होकर के सोडियम मेटल बनती है सॉलिड, और ये लिक्विड मरकरी में डिजॉल्व होकर के सोडियम अमलगम बनता है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड। सोडियम अमलगम को अलग कर लिया जाता है, और जब इसमें पानी अलग से मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और मरकरी वापस से फ्री हो जाता है एंड कैन बी रीसर्कुलेटेड टू यूज एज कैथोड। और जबकि एनोड पर एक्वस NaCl है तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होना ही होना है, Cl2 गैस प्लस 2E। तो क्या प्रोडक्ट मिला एनोड पर? Cl2, और कैथोड पर सोडियम मेटल मिलती है हमें, जैसे मरकरी में डिजॉल्व होकर के मरकरी का कैथोड इस्तेमाल किया है, कैथोड लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल किया है इस बार। तो सोडियम मेटल मरकरी में डिजॉल्व होकर के अमलगम बनाते हैं। अमलगम क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ द मेटल्स इन लिक्विड मरकरी। ये बन जाता है, इसको पानी में घोल करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मरकरी फ्री हो जाता है, रीसर्कुलेट करके यूज कर लेते हैं वापस से। यहां पर वाटर का रिडक्शन नहीं हुआ। एट मरकरी कैथोड 2-3 बार पढ़ोगे, 2-4 दिन बाद समझ में आएगा ये। आज पढ़ा ना आया, कल पढ़ा थोड़ा सा आया, परसों पढ़ा और आया, 4 दिन बाद बल्ले बल्ले आ गया सब समझ में। यही होता है, यही है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टेंशन मत लिया करो, ना आया तो घबराहट हो, कोई खाने में मन न लग रहा है, पागल हो क्या? एट मरकरी कैथोड, मरकरी कैथोड पर, प्लेटिनम कैथोड नहीं है, इनर्ट कैथोड नहीं है, एट मरकरी कैथोड देयर इज हाई ओवर वोल्टेज of H2 gas from H2O, and therefore Na+ undergoes reduction in preference to reduction of water. पानी तो है ही, एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं हम। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर का रिडक्शन नहीं हुआ, सोडियम आयन का रिडक्शन हो गया और सोडियम मेटल मिल गई, क्योंकि वाटर का रिडक्शन एट मरकरी कैथोड नीड्स अ वेरी हाई ओवर वोल्टेज, उससे पहले ही सोडियम आयन रिड्यूस हो जाता है। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पहले एक बार एम्स के पेपर में आ चुका है। एम्स कहाँ से आ गया? अरे कहाँ से क्या आ गया, टॉप क्लास एग्जाम होता था, अब तो खैर नीट ही होता है मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए, यूजी के लिए, यूजी पीजी सबके लिए अब तो नीट ही होता है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जैसे IIT पढ़ते हो वैसे नीट होता है। तो पहले एम्स का अलग पेपर होता था, जो एम्स कॉलेजेस हैं वहाँ के दाखिले के लिए, टॉप कॉलेजेस तो वही थे, एम्स दिल्ली एंड ऑल दैट। तो वहाँ एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रीज़न फॉर the reduction of the sodium ion in the Castner-Kellner cell at mercury cathode in preference to the reduction of water is, आंसर था ओवर वोल्टेज ऑफ H2 गैस। याद रख लो 2 एग्जाम्पल ऑफ ओवर वोल्टेज। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो एनोड पर Cl2 मिलता है, वाटर नहीं मिलता, O2 नहीं मिलता, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl- ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा एग्जाम्पल, वही ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस इस तरीके से कराया जाए कि कैथोड हम मरकरी का इस्तेमाल करें तो फिर सोडियम आयन मेट का रिडक्शन होता है, सोडियम मेटल मिलती है विच डिजॉल्व्स इनटू द मरकरी लिक्विड टू फॉर्म अमलगम, एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर का रिडक्शन नहीं होता, क्योंकि वाटर से रिडक्शन जब होगा H2 गैस मिलेगी, उसका ओवर वोल्टेज काफ़ी हाई होता है। ये 2 एग्जाम्पल याद कर लो, युद्ध जीत लिया आपने। थोड़ा सा ट्रिकी है बट जैसे सिखा रहे हैं वैसे याद कर लो, जिंदगी आसान। जिंदगी को तो आसान रखना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड डू इट गाइज, लिखो पूरी बात, कहानी है पूरी, कहानी के रूप में है ये हम नोट लिख रहे थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो ये बताया कि
जितने फैराडे कैथोड पे जाएंगे उतने ही एनोड पर जाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट कैथोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट एनोड। और दूसरा ये ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट इन द नोट लिखो पहले, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट एज ए नोट। क्या पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो डाइल्यूट H2SO4 अगर है एक्वस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, ये याद भी रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैथोड पर और एनोड पर जो रिएक्शन होंगी, अब H+ अवेलेबल है तो H+ का रिडक्शन होगा और H2 गैस मिलेगी। और एनोड पर क्या मिलेगा? सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और O2 गैस विल बी लिबरेटेड 4H+ 4E। ये प्रोसेस होगा। कैथोड पर H2 और एनोड पर O2 गैस मिल जाएगी, बात खत्म। बट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर लिया आपने और कॉन्सेंट्रेट अमोनियम सल्फेट लिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, तो फिर H+ का रिडक्शन, तो फिर H+ का तो रिडक्शन ही होगा, यहां अमोनियम आयन में H+ का ही रिडक्शन होगा और सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा ये याद रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द मेथड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ Marshall's acid you will learn. So H+ का रिडक्शन 2H+, H2 गैस, या फिर दो अमोनियम आयन का रिडक्शन होगा, अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड प्लस H2 गैस। तो फिर एनोड पर क्या होगा? एनोड पर जो होगा वो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो 2SO4 2- विल कन्वर्ट टू S2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है एनायन ऑफ मार्शल्स एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल एसिड तो पढ़ा चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को मार्शल्स एसिड। मार्शल एसिड पे तो IIT JEE ने क्वेश्चन भी आप पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या है मार्शल एसिड की। ये है, तो ये है परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक या एसिड का एनायन। तो इस तरीके से बनता है। तो यहां पर जो लिंकेज है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, सल्फर तो यहां भी +6 में है और यहां भी +6 में है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन कन्वर्टेड फ्रॉम -2 to -1 इन सम केसेस। सो स्ट्रक्चर इसी का डिस्टिलेशन कराते हैं। तो मार्शल एसिड होता क्या है? H2S2O8 कहलाता है मार्शल एसिड। और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी या परऑक्सो एक ही बात है, वो तो परऑक्सी या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। गाइस ये है स्ट्रक्चर, ये परऑक्सी लिंकेज है। गाइस ये परऑक्सी लिंकेज है। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। तो अच्छा, अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? नाइट्रोजन तो वही -3 में यहाँ था, यहाँ भी -3 में ही है। रिडक्शन किसका हुआ? H+ का रिडक्शन हुआ यहाँ भी और यहाँ भी, और H2 गैस मिल गई। अमोनियम आयन बड़ा ढीठ कैटायन है, इससे ढीठ इंसान तो कोई है ही ना। तुम भी नहीं हो, तुम भी कम ढीठ ना हो, सिर पर पड़ती है तब जाकर होमवर्क करते हो।
ये नहीं कि सिस्टमेटिकली तैयारी करो और टेस्ट से पहले 4-5 दिन पहले से टेस्ट की तैयारी करो और संडे को टेस्ट होता तो सैटरडे को सोचते हो बस ये टेस्ट निकल जा, अगला देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ ना करोगे, करना होता तो इसमें ना कर लेते। तो ये बहुत ही ढीठ कैटायन है अमोनियम आयन। ढीठ समझते हो ना, स्टबर्न, मतलब स्टबर्न ऐसा कुछ भी कह लो ना, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो ये बहुत ही ढीठ कैटायन है, ढीठ किस्म का कैटायन है, आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो पाता। आप में से अगर किसी ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा ना, किसी ने भी अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे एक बात सीखी होगी, मोहर सॉल्ट इज अ प्राइमरी टाइट्रेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 से जब रिएक्शन कराते हैं मोहर सॉल्ट की, अमोनियम सल्फेट होता है उसमें, फेरस सल्फेट, फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज होता है। अमोनियम आयन का कुछ नहीं बिगड़ता। KMnO4 अमोनियम आयन को टच तक नहीं कर पाता, चूं भी नहीं करता उसका। समझ रहे हो बात को? अमोनियम आयन से बड़ा ढीठ। अच्छा, अमोनिया गैस फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये अमोनियम आयन ही है बड़ा ढीठ किस्म का कैटायन, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट नहीं होता आसानी से। सो गाइज लाइक दिस यू गेट हाइड्रोजन गैस एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यू विल गेट नॉर्मल प्रोडक्ट लाइक H2 गैस एंड O2 गैस, बट कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट अमोनियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर यू विल गेट मार्शल्स एसिड एंड दिस इज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपेयरिंग मार्शल्स एसिड विच इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू विल लर्न इन द P ब्लॉक। तो गाइज ये था आज, बस यही स्टॉप करते हैं। प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। नाउ वी विल टेक अप क्वेश्चंस नहीं, अभी एग्जाम्पल भी लेंगे और इसी में एक टर्म डिफाइन करेंगे, अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस विच इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स इन मेटलर्जी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, ये थोड़ा लॉजिकल भी है, खोपड़ी तो लगानी पड़ेगी, दिमाग को इस्तेमाल करो। दैट्स इट फॉर नाउ।